तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रखे होंगे और आई फ्लू से बचे हुए होंगे। आज की जो अपनी क्लास है, अपना जो बेस था आगाज 0.4, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो स्वागत है एक बार फिर से दोबारा अगेन एंड अगेन फार्मर्स लव फैमिली पे, उसके सारे मेंबर्स का। ठीक है, तो माँ शारदे का आशीर्वाद अपन लेते हैं, इनको वंदन करते हैं, इनके आशीर्वाद से आपको भी सद्बुद्धि दे, मेरे को भी सद्बुद्धि दे और अपने सबका कल्याण हो। आगे करते हैं क्लास। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है 12, 13 और 14, 3 टॉपिक की अपनी क्लास है। पहले सिलेबस दिखा देता हूँ क्योंकि भरोसे का जमाना नहीं है, सिलेबस दिखा के ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो बीएससी हॉनर्स पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स, 3+2 क्रेडिट है, एग्रोन 211। टॉपिक नंबर 11 तक हमने क्लियर कर चुके हैं, राइस तक का। टॉपिक आज अपना है 12वां टॉपिक है। तो सॉरी, टॉपिक यहां पे देखते हैं 12, 13 और 14 है। इसमें टोटल 32 टॉपिक थे। अपन 12वां, 13वां और 14वां आज क्लियर कर लेंगे। इससे पहले 11 ऊपर क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद में जैसे ही 2 क्लास अपन लेते हैं 16 टॉपिक, तो अपना जो 50% सिलेबस है वो कवर होता है और अपन नया सब्जेक्ट है वो शुरू करेंगे जो आप कहोगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ग्राउंड नट, जो और में पढ़ा था वही सेम चीजें, इंपोर्टेंस ऑफ ऑयल सीड एंड ग्राउंड नट, ओरिजिन इसका देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखना है, प्रोडक्शन इसका देखना है, सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट इसकी देखनी है। टॉपिक 13 के अगर रिगार्डिंग अपन बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ हैबिट्स अपने को देख रही है, इंप्रूव वैरायटी, सीड एंड शोइंग, प्रोपोगेशन इसमें देखना है अपने को। बात करते हैं 14वें लेक्चर की, तो इसमें रहता है अपना इंट्राकल्चर ऑपरेशन, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट और प्लांट प्रोडक्शन मेजर्स जो है, हार्वेस्टिंग और इल्ड अपनी रहती है। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूं जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना सा आपको कोऑपरेट करना तो बनता है कि क्लासेस को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे को फीडबैक देते रहें कि मेरे को पढ़ाना क्या है एक्चुअल में। तो नेक्स्ट सेमेस्टर अपना कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है वो भी आप ही बताओगे मेरे को। ठीक है, मूंगफली जिसको ग्राउंड नट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट भी जिसको बोलते हैं, मूंगफली यहाँ पे देख पा रहे हो। शुरू करते हैं। वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम जो है इसका वो है अरेकिस हाइपोजिया। क्या है, अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली जो इसकी है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या फबेसी। एक मिनट, जिन्होंने 11 लेक्चर नहीं देखे हैं बैक क्लास में जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, तो 11 के 11 लेक्चर क्लियर कर ले। इस क्लास को शुरू कर रहे हैं उससे पहले जितने भी आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जूनियर सीनियर, सबके साथ शेयर कर दें। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है, अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें, गुणसूत्र संख्या, तो 2n कितनी है, 40 है। कितनी है, 2n बराबर 40 है। अन्य नाम अगर इसके अदर नेम, इसको पी नट के नाम से जाना जाता है, अर्थ नट के नाम से जाना जाता है और मनीला नट के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन जो पाया जाता है 7.29। ठीक है, कई जगह आपको 7.3 भी मिल जाएगा। एटलीस्ट अपन बात करें तो 7.2 से 7.3 या 7.3 भी अपन कह सकते हैं कि मूंगफली की जो खली है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 7.3% पाई जाती है। भारत में मूंगफली लाने का जो श्रेय जाता है जेसू फादर को जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने मूंगफली का इंट्रोडक्शन करवाया था, अपने भारत के अंदर करवाया था। और मूंगफली बोटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, क्रोमोसोम नंबर 2n 40। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी फबेसी। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, ब्राजील है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो न्यू टाइप आता है पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि मूंगफली का जो ओरिजिन है वो क्या है। तो ओरिजिन जो कंट्री है, इसका जो संबंध है, रिलेशन जो है वो ब्राजील से है। 2n बराबर 40 होता है। अरेकिस हाइपोजिया है। आगे 2 वेरायटी होती है, झुमके वाली, फैलने वाली, दोनों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली तिलहन के उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम स्थान मूंगफली का, तिलहन के अंदर। गरीब की बादाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, पुअर की आलमोंड। ठीक है, गरीब की बादाम मूंगफली। मूंगफली स्वपरागित है, स्वपरागित क्रॉस पोलिनेटेड नहीं है। क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है। मूंगफली क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड फसल है। लघु दिवस, शॉर्ट डे प्लांट है। देखो खरीफ वाले अपनी जो सब्जेक्ट उसका टाइटल ये था कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो सारी शॉर्ट डे आपको मिलेगी। उनको 10 घंटे से कम प्रकाश की अवधि की जरूरत होती है। किसके लिए, पुष्पन के लिए और फलन के लिए। फ्लावरिंग और जो पुष्पन है उनका फ्रूटिंग है उसके लिए 10 घंटे से कम की आवश्यकता होती है। और एक चीज, सारे के सारे C3 आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रोटीन की बात करें अगर, मूंगफली के अंदर प्रोटीन जो पाया जाता है 27% पाया जाता है। इसमें तेल है 45 से 50% है, कई जगह 55% भी दिया हुआ है।
एवरेज अपन बात करते हैं 45 से 50% मूंगफली के अंदर तेल पाया जाता है, प्रोटीन 27% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 10 से 12% पाई जाती है। मूंगफली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, मूंगफली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, फर्स्ट स्थान चीन का है। किसका है? चीन का है। मूंगफली उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है, फर्स्ट स्थान चीन का है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल आपका क्या है? ब्राजील है। याद रहेगा सबको, 2n बराबर 40 और अरेकिस हाइपोजिया लेग्यूमिनेशिया फैबेसी की फैमिली होती है। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात, कहां पे है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़ गुजरात। अरेकिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लेग्यूम या पोड। मूंगफली का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? पोड या फली। क्या होता है? पोड या फली होता है। हाइपोजिया का मतलब होता है ब्लू ग्राउंड। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं, मूंगफली हमेशा शब्द का मतलब ये हो रहा है कि पोड और धरातल के नीचे। तो मूंगफली कैसे लगती है सबको पता है, ये अपना सरफेस है, ये ऊपर तो अपना रहता है इसका ग्रीन प्लांट, और नीचे जो जड़ें होती है, अब जो गुच्छे वाली फैलने वाली अलग अलग है वो आगे पढ़ेंगे, नीचे लगती है, धरातल के ग्राउंड के नीचे लगती है, सरफेस के नीचे लगती है और पोड के रूप में लगती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरेकिस हाइपोजिया। ग्रीक शब्द इसका अगर मतलब निकाले ना, अरेकिस हाइपोजिया क्या है? दिस इज बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ओके, तो ग्राउंड नट जो अरेकिस हाइपोजिया, उसका मीन क्या जा रहा है? ग्रीक लैंग्वेज को अपन डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब जा रहा है कि पोड है, फली है, और कहां पे है? धरातल के नीचे है, उसको मूंगफली कह रहे हैं अपन, यू नो। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट अपन देखते हैं। और मूंगफली की प्रोटीन जैविक मूल्य अन्य वानस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। ठीक है, प्रोटीन अधिक है, 26 से 27। कैसीन या दूध प्रोटीन से बनी होती है। सफेद कच्ची मूंगफली देखना दूध की तरह। ठीक है, तो इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट अपन देखते हैं, जलवायु कौन सी सूटेबल रहेगी अपने मूंगफली के लिए? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु व गर्म मौसम। खरीफ है, खरीफ में सबको पता है उष्ण कटिबंधीय है, उमस भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, पानी भी रहेगा, दोनों कंडीशन अपने को रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, वृद्धि के समय 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा प्रजनन के लिए 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। टेम्परेचर आप याद रहे, स्पेशली पॉइंट दिया हुआ आपके सिलेबस के अंदर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर फॉलो करते हैं अपन कि ग्राउंड नट के लिए सूटेबल क्लाइमेट और सूटेबल सोइल अपने को जरूरी होती है, तो ये बता दिया मैंने क्लाइमेट। ठीक है, मूंगफली का उपयोग तेल के रूप में, अगर ऑयल सीड है ये, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल की है, 81% तक, खाने के लिए सिर्फ 6%, जितना अपने पास उत्पादन हो रहा है उसमें से 6% ही खाने के लिए हो रहा है। बीजदर के रूप में 12%, जितना प्रोडक्शन भारत कर रहा है, सेकंड नंबर पे है भारत, उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे आज भी चीन है, और इसका जो ओरिजिन स्पेस है वो कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, तो जितना उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 12%, जैसे 100 kg मूंगफली अगर भारत उत्पादन कर रहा है तो 12 किलो मूंगफली वो क्या करेगा? बीज के लिए। निर्यात के लिए 1% बेचता कमी है, अपने जितनी पैदा करते हैं उतनी काम में ले लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्लास शेयर कर दी होगी सबने और समझ में भी सबके आ रहा होगा, है ना? ये देखो, नॉन एज पीनट, इसके दूसरे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पीनट अपन इसको कहते हैं, और क्या क्या है? अर्थनट है, मंकी नट भी इसी को कहते हैं, मूंगफली को ही कहते हैं। मंकी नट किसको बोलते हैं? मूंगफली को। 45% ऑयल इसमें बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया था 45 से 50, कई कई जगह आपको 48 भी मिल जाएगा। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो 26% फिक्स है। ठीक है, एटलीस्ट 26% प्रोटीन, ठीक है, मूंगफली के अंदर। बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, तो मैंने बता ही दिया, इसका ओरिजिन जो है ब्राजील के अंदर है। एरिया की बात करें तो देखो, क्षेत्रफल में इंडिया है फर्स्ट पे, और प्रोडक्शन में चाइना है। क्यों है चाइना? कम क्षेत्र में बो रहा है, कम बीघे में, कम हेक्टेयर में चाइना अपने से बो रहा है, पर उत्पादन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वहाँ अपने से ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लाइमेट ऐसा है मूंगफली के लिए, सुटेबल सोइल अपन कह सकते हैं, या वहाँ की कुछ हाई टेक्निकल ऐसी है जो अपने पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, इस कारण भी प्रोडक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, और उत्पादन में सेकंड पे है, क्षेत्रफल में फर्स्ट पे है। और बात करें भारत के अंदर तो एरिया के अंदर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में गुजरात है, फिर तमिलनाडु। प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो गुजरात, नमक से याद रखना, मूंगफली, कपास और नमक, तीनों गुजरात उत्पादन में फर्स्ट था। ठीक है, एरिया में आंध्र प्रदेश है। और उत्पादकता में बात करें ना, अगर एरिया के हिसाब से कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, तो तमिलनाडु फर्स्ट है। कितनी है? 17 क्विंटल पर हेक्टेयर, उच्चतम वहां पे उत्पादकता रिकॉर्ड की गई है तमिलनाडु के अंदर। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो दो है, बंच टाइप और फैलने वाली और गुच्छे वाली, इसको बोलते हैं गुच्छे वाली। ठीक है, अपने भी दो आती है, एक जो मोटी वाली और एक छोटी वाली। ठीक है, उनका भी अभी मैं बताऊंगा। तो बंच टाइप और स्प्रेडिंग टाइप। बंच टाइप का जो नाम है वो क्या है? हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा, ये याद रखना, फेस्टिगाटा कौन सी है? बंच टाइप। और जो फैलने वाली है उसका क्या है? हाइपोजियल वेराइटी प्रोकॉम्बिनस। क्या है? प्रोकैम्बिनस।
कॉम्बिनस। प्रोनेंस, ये इंग्लिश के जो कुछ वर्ड हैं उनका हिंदी इंग्लिश जो प्रोनाउन होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की है। अरेकिस हाइपोजियस का नाम था, बंच टाइप जो है उसका है हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा, और जो स्प्रेडिंग टाइप जो आपके टिलरिंग टाइप जो है उसका है हाइपोजियल वेराइटी प्रोकॉम्बिनेंस है। फैमिली इसकी मैंने बता ही दिया था, लेग्यूमिनेशिया है, सेल्फ पोलिनेटेड है, स्वपरागित जिसको बोलते हैं, खुद के परागण, खुद के जो इसके नर परागण है वो मादा पुष्प पे जाते हैं, उन्हीं से इसमें सेचन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं स्व परागण या सेल्फ पोलिनेटेड है। खरीफ वाली है तो खरीफ वाली जो भी हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट मिलेंगे, लघु दिवस प्रभाव जो पौधे होते हैं जिनको 10 घंटे से कम की प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्लस C3 प्लांट मूंगफली आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये डर नहीं रहना चाहिए फोबिया आपके कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश क्या है, इसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं है। बात करते हैं डोरमेंसी की। तो डोरमेंसी में देखो एक चीज आपको बताता हूँ, डोरमेंसी किसे कहते हैं, मैंने बहुत बार बताया भी है कि जब कोई सीड है उसको सारी चीजें उसके अनुकूल मिल रही है, जलवायु, नमी, मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, सब उसके अनुरूप मिल रही है, फिर भी उसमें जर्मिनेट नहीं हो रहा है। एज लाइक आप है ना, आपको सारी चीज मिल रही है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, पढ़ाई मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, कॉलेज मिल रही है, घर वालों से पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज मिल रही है, फिर भी आप रील्स देखते हो, आप नहीं पढ़ते हो, आप किस में हो, डोरमेंसी पीरियड में हो। तो आपकी डोरमेंसी तोड़ने का वैसे 3 उपाय है तोड़ने का, स्केरिफिकेशन, खुरचकर, केमिकल्स के द्वारा। आपकी तोड़ने का एक ही है, वो है लठ, ठीक है। तो वो उठाना पड़ेगा तभी आपकी डोरमेंसी टूटेगी। आपकी डोरमेंसी टूटेगी, आप जर्मिनेट होगे, आपका अंकुरण होएगा, आपकी जो लाइफ साइकिल है वो आगे बढ़ेगी और आपके फल लगेंगे, आप उत्पादन देने लगोगे अपने घर वालों को, ठीक है। तो आपसे उत्पादन लेना हमारा काम है, तो डोरमेंसी भी हम तोड़ेंगे। अभी बात करते हैं मूंगफली की डोरमेंसी की। बंची टाइप के अंदर डोरमेंसी नहीं पाई जाती, नॉन डोमिनेंट ये कहलाती है बंच टाइप, जिसका नाम क्या था, वैरायटी फेस्टिगाटा, बंच टाइप फेस्टिगाटा। और स्प्रेडिंग टाइप थी उसका था प्रोकॉम्बिनेस, याद रहना चाहिए। नॉन डोमिनेंट होती है, स्प्रेडिंग टाइप इज द डोमिनेंट, इसमें सुसुप्तावस्था पाई जाती है और रेस्टिंग पीरियड पाया जाता है 2 से 2.5 महीने का। सुसुप्तावस्था ऐसा है कि मैंने मूंगफली का हार्वेस्टिंग की, मेरे पास दाना आ गया, और ऐसा नहीं मैं अगले दिन उसको खेत में बोक के आ जाऊंगा, नहीं उगेगी। 2 से 2.5 महीने उस बीज को रेस्ट करना पड़ेगा, उसका एम्ब्रियो रेस्ट होएगा, कुछ उसमें ऐसे चेंजेस होंगे, उसके बाद ही वो जर्मिनेट होएगा। अगर आप ये सोचते हो मैंने आज मूंगफली की फसल की हार्वेस्टिंग की है, मूंगफली मेरे पास आ गई, दाना मैं छील के उसको अगले दिन बुआई कर दूं, वो नहीं उगेगी। क्यों नहीं होगी कि उसमें डोरमेंसी पाई जाती है। सुसुप्ता अवस्था जिसको बोल सकते हैं, रेस्ट पीरियड कितना पाया जाता है, 2 से 2.5 महीने का पाया जाता है। और अगर इसको तोड़ना है तो हाई टेम्परेचर द्वारा अपन तोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्लोरोहाइड्रिन जो है 0.7 एंड सीड सोकिंग 5 से 10 ppm सॉल्यूशन में डाल के NaA नैफ्थलिक एसिटिक एसिड या एंडोल एसिटिक एसिड का अपन यूज इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें, मैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है, देखो ये क्वेश्चन इतना शॉर्ट में ऐसे नहीं, 3 लेक्चर की क्लास में आपको 25 मिनट में करवा दे रहा हूं, कोई जादू थोड़ी है भाई। आपका थ्योरी पेपर है, पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, लिखना आपको पड़ेगा बना के। थ्योरी आपको ये गुण आप में होना चाहिए जो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। ऐसे मत समझना कि इतना शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करवा रहा हूं, और आपका थ्योरी पेपर सबको पता है आपको कि न्यूनतम आपको 11 से 13 पेज भरने होते हैं। अगर इतने पेज आप भर रहे हो तो पेपर अच्छा जाएगा, आपकी संभावना बनती है कि आप 70% 75% नंबर लाते हो 11 से 13 पेज ओनली में। 21-20 पेज भरना जरूरी नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर चीजें लिख रहे हो और बकवास लिख रहे हो तब आप कुछ भी लिख सकते हो, आई डोंट केयर, ठीक है। और वो मैं बताता भी नहीं हूं आपको कि आपको क्या लिखना है। अभी अपन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज पैगिंग, पैगिंग के टाइम। और पैगिंग की अवस्था कब आती है, एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि पैगिंग कब आती है मूंगफली के अंदर। पैगिंग आती है बुआई के 55 डेज बाद, ठीक है। डे ऑफ सोइंग, डे ऑफ सोविंग कितने 50 से 55 दिन बाद जो स्टेज आती है उसको पैगिंग बोलते हैं। सुइयों का बनना क्या होता है, सुइयों का बनना, इसमें पैगिंग, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट इन ग्राउंड नट केक 7.29 या कई जगह 7.3 भी आपको मिल जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है खली के अंदर, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.2 या 7.3। मोड ऑफ जर्मिनेशन इज हाइपोजियल, 2 प्रकार का होता है अंकुरण, इपीजियल, हाइपोजियल। मूंगफली में कौन सा होता है अपना, हाइपोजियल होता है। डन अर्थिंग अप, डन एट 35 से 45 दिन बाद। डे ऑफ आफ्टर शोइंग 35 से, बुआई के लगभग 35 से 45 दिन बाद अर्थिंग अप, जिसको अपन कहते हैं मिट्टी छड़ाना। आलू और गन्ने में भी क्रिया की जाती है, अंधी उड़ाई, तो वो कब करते हैं अपन, 35 से 45 दिन बाद अपन करते हैं। बटरनेस ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन क्या है, मूंगफली के अंदर पाया जाने वाला एक विषैला तत्व है एफ्लाटॉक्सिन, और वो किससे जो कवक है आपका एस्परजिलस फ्लेविस, उसके द्वारा निर्माण होता है एस्परजिलस। याद रहे ये चीज कि मूंगफली के अंदर जो कवक है एस्परजिलस फ्लेविस, उससे एक तत्व बनता है एफ्लाटॉक्सिन जो कि विषैला होता है। अवॉइडिंग एफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन स्टोरेज बिलो टू 8% मॉइस्चर,
अगर एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण से आपको बचना है तो 8% से कम नमी पे आप उसको भंडारित कीजिए। मेजर पेस्ट कौन सा है इसमें? व्हाइट ग्रब, सफेद लट जिसको बोलते हैं। इसके लिए तो आईसीआर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं, और आईसीआर ऑल इंडिया जो व्हाइट ग्रब प्रोजेक्ट है उसका कोऑर्डिनेटर जो भी है हमारे जो आदरणीय सर हैं अपने रारी दुर्गापुरा के जो हेड सर हैं बलौदा सर, अर्जुन सिंह बलौदा, वो सर हैं इस टाइम। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर हम भी काम कर रहे हैं व्हाइट ग्रब के। व्हाइट ग्रब का जो नाम पूछेंगे मूंगफली की फसल कहीं पे भी आएगी, टिक्का और व्हाइट ग्रब, टिक्का डिजीज और व्हाइट ग्रब कीट, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाइट ग्रब का नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। सिंचाई करने से इसका नियंत्रण होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्राउंडनट इज रेसीम। क्या है इन्फ्लोरेसेंस? पुष्पक्रम क्या होता है? रेसीम होता है। द प्रोटीन कंटेंट शेल अबाउट 7%, 7% का समथिंग इसमें प्रोटीन कंटेंट। कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोड डेवलपमेंट। पोड मतलब फली, जो आपका पोड बनता है उसके लिए कैल्शियम है, और तेल और प्रोटीन के लिए कौन है? सल्फर। ये चीज नोट कर लेना कॉपी में ऊपर कि मूंगफली के अंदर पोड बनने के लिए जो जिम्मेदार है वो पोषक तत्व होता है कैल्शियम। और अगर तेल निर्माण और प्रोटीन निर्माण के लिए अगर आपको पूछ रहा है किसी में भी, मूंगफली नहीं, किसी भी तेली वाली फसल में या जो आपकी दलहनी फसल है उसके अंदर अगर प्रोटीन और तेल का नाम कहीं पे भी आता है तो गंधक, सल्फर उससे संबंधित है। याद रहेगा, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। एस सल्फर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट इन सिंथेसिस। द सीड ऑफ ग्राउंडनट इज नोन एज केर्नेल एंड फ्रूट इज नोन एज पोड। पोड को बोलते हैं फल मूंगफली का, और उसके लिए कैल्शियम जिम्मेदार है, और उस मूंगफली के दाने के अंदर प्रोटीन और तेल है उसके लिए सल्फर जिम्मेदार है। बेस्ट सोइल फॉर ग्राउंडनट पॉइंट था अपने सिलेबस के अंदर, नोट करना पॉइंट को, ठीक है। क्या? सुटेबल सोइल एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मैंने बता दिया था, खरीफ की उष्ण कटिबंधीय है, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब बात आती है अपनी सोइल की। बेस्ट सोइल कौन सी है इसके लिए? सैंडी सोइल, लोमी। सैंडी सोइल जो है, जो मतलब जिसको अपन कहते हैं बुरबुरी, थोड़ी सी हल्की मर्दा। भाई मूंगफली नीचे लगेगी सरफेस की, अगर टाइट होगी काली तो उसमें मूंगफली को जगह स्पेस ही नहीं मिलेगा फूलने का। तो वहां पे क्या चाहिए? भुरभुरी, अपने को हल्की मर्दा चाहिए जिसमें पोर स्पेस ज्यादा हो और मूंगफली आराम से फैल सके, तो सैंडी सोइल हो गई। द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज चेक बेसिन, क्यारियों द्वारा। मूंगफली की अगर फसल के अंदर बेस्ट जो इरिगेशन मेथड है वो कौन सा है? क्यारियों के द्वारा। चेक बेसिन सबसे पुरानी विधि है, क्यारी विधि सबसे प्रचलित विधि है, क्यारी विधि, ठीक है। और मूंगफली के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा है? क्यारी विधि। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अपना। यहां तक मैंने दिखा दिया सीड या बेस्ट सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन इज सैंडी, और बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आप ट्राई करना। बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, बेस्ट मेथड यानी अच्छी विधि, चेक बेसिन यानी क्यारी विधि, ठीक है। फ्रूट टाइप नट हो गया, पॉड और नट है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम इन सोइल दैट 3 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ और 400 kg पर हेक्टेयर एट द 40 से 45 डे ऑफ सोविंग। क्या लिखा हुआ इस लाइन का मतलब ये है कि अगर अपने को जिप्सम देना है, अब जिप्सम से क्या क्या? कैल्शियम मिलेगा अपने को, सल्फर मिलेगा। कैल्शियम किसके लिए? पोड के लिए अपना आवश्यकता, फली के निर्माण के लिए कैल्शियम उत्तरदायी था, ठीक है। तो कैसे देना? 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे देना है, और कितना देना है? 400 kg पर हेक्टेयर देना है, और कब देना है? 40 से 45 दिन बाद देना है अपने को। डन। नेक्स्ट है सोविंग टाइम, जून और जुलाई। जून और जुलाई खरीफ का टाइम, जून जुलाई के टाइम बरसात होती रहती है, उस टाइम अपन मूंगफली की बुआई करते हैं, और दीपावली के समथिंग अपन खुदाई करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग का आता है। टिक्का, टिक्का इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ मूंगफली, यू नो। टिक्का, टिक्का दो टाइप का होता है, अर्ली और लेट। टिक्का डिजीज जो है अगेती और पछेती दो होता है। तो ये होता है अगेती में, अगर बात कर ले अर्ली के लिए, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। अगेती से याद रखना ए, अगेती अरेचिडिकोला। सर्कोस्पोरा तो सेम रहेगा, सर्कोस्पोरा। पछेती के अंदर रहेगा आपके सर्कोस्पोरा पर्सनोटा, पछेती पर्सनोटा, पछेती पर्सनोटा, याद रहेगा, नोट कर लेना। अगेती के लिए कौन सा है? सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, और पछेती के लिए लेट ब्लाइट बाई सर्कोस्पोरा पर्सनोटा। ये जो पॉइंट है सेकंड लास्ट, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो व्हाइट ग्रब होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट। और सेकंड जो अपना है टिक्का डिजीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। टू टाइप्स, अर्ली जो है अर्ली केसेस बाई सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, एंड लेट वाला कौन सा? सर्कोस्पोरा पर्सनोटा। दो कवक है, ये दो टाइप्स है, अगेती पछेती। अगेती में अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला यानी अगेती, और सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा पछेती, लेट ब्लाइट। सीड रेट देखते हैं, बंची टाइप जो अपनी है उसमें रखेंगे 80 से 100 किलो, ठीक है, 80 से 100 किलो। गुच्छे वाली है उसमें ज्यादा रखनी पड़ेगी भाई, जगह 80 से 100 सीधी समझते हो, गुच्छे वाली और फैलने वाली। गुच्छे वाली में 80 से 100 kg पर हेक्टेयर रखते हैं, और फैलने वाली में 60 से 80 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। R इंटू पी जो रखते हैं इसमें 45 इंटू 60 रखते हैं, इसमें 30 इंटू 40 रखते हैं। इसमें समझाने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा बीज दर कि आपकी जो बंच टाइप है, गुच्छे टाइप है 80 से 100, फैलने वाली
60 से 80। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये लो हिंदी वाले, दुखी मत होना, स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, दोनों विद्यार्थियों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी है। अब थोड़ा फास्ट देखते हैं। इसके लिए सूटेबल सोइल, बलुई मृदा सर्वश्रेष्ठ, जिसको अपन सैंडी सोइल बोल रहे थे, लोमी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पीएच 6 से 7.5, खरीफ की फसल है, C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों में सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। मैंने बताया फैलने वाली में पाई जाती है, गुच्छे वाली में नहीं पाई जाती है। और कितने दिन की पाई जाती है? 45 से 55 दिन की पाई जाती है, डोरमेंसी, सुसुप्त अवस्था। और इसके लिए क्या करते हैं? सुसुप्ता तोड़ने के लिए इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन का 0.7% का छिड़काव करें। बात करते हैं बीज दर की, दोबारा से सही हिंदी में। फैलने वाली किस्मों के लिए बीज दर 60 से 80 के लिए, गुच्छेदार के लिए 80 से 100 किलो, याद रहेगा, गुच्छा बंची टाइप 80 से 100, और फैलने वाली के 60 से 80, 45 × 15, 30 × 10। बीज की गहराई 5 से 7 सेमी रखते हैं। इसकी जो बुआई करते हैं मैंने बताया जून जुलाई, खरीफ की है तो जून जुलाई, बरसात का मौसम खरीफ है ना, बरसात ही तो होता है, मानसून, ठीक है। 15 से 20 जून के बीच में, मतलब मिड जून, आपका स्टार्टिंग जुलाई अपन कह सकते हैं। स्टार्टिंग जुलाई में पछेती हो जाएगी अपने बुआई का। मध्यम समय 20 जून से 15 जुलाई तक, और पछेती 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हो मूंगफली की। उर्वरक की बात करें, इसमें था आपके इंट्राकल्चर ऑपरेशन है, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट में मैंने बता दिया कि कौन सी क्रिटिकल स्टेज है पॉड की इस टाइम, ठीक है। जिस टाइम आप पैगिंग हो रही है 50 से 55 दिन, वो क्रिटिकल स्टेज है अपने। और बेस्ट मेथड कौन सा इरिगेशन के लिए? अपना चेक बेसिन या क्यारी विधि है। नाइट्रोजन जो अपन देंगे 15 + 15 30 किलो, ठीक है। फॉस्फोरस देंगे अपन 60 किलो पर हेक्टेयर। जिप्सम देंगे 250 किलो। जिप्सम से अपने को कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम जो अपना है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? ZnSO4.2H2O, जिप्सम का सूत्र है ना, CSO4.2H2O, सॉरी। तो जो आपका जिप्सम है उसमें 250 kg अपन देंगे, तो जिप्सम के अंदर क्या मिलेगा अपने को? कैल्शियम। और कैल्शियम अपना फली या पॉड के लिए उत्तरदायी था निर्माण। और सल्फर क्या था अपना? तेल और प्रोटीन के लिए, याद रहेगा। जिंक जो देंगे अपन 30 kg देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, किसमें इंप्रूव वेराइटीज के नाम से भी पॉइंट है आपके, उसको देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। फैलने वाली में देखो M13 जो मोटी वाली आती है, बहुत महंगी बिकती है। M335, MH10, चंद्रा महत्वपूर्ण है, M13 और चंद्रा। कौशल जिसका CMG84 नाम है। अंबर और गिरनार बहुत महत्वपूर्ण किस्म है किसकी? मूंगफली की। अंबर, M13 और चंद्रा मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्धविस्तारी में आती है HNG10, अर्धविस्तारी में आती है RSB87, GG20, चंद्रा विस्तारी व अर्धविस्तारी दोनों का मिक्स का रूप है। तो मोस्ट मैंने बताई M13, चंद्रा, कौशल और गिरनार, ठीक है। गुच्छेदार की अगर बात करें तो JL24, टैग24, GG2, टिक्का रोग प्रतिरोधी। टिक्का रोग 2 कवक से हो रहा था। अगेती में सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, पछेती में सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा। RS138, RG141, AK22, 24 और TMB7। अन्य किस्मों में है गिरनार, ठीक है, HNG123, RG382 दुर्गा महत्वपूर्ण है, RG425 दुर्गा ये भी महत्वपूर्ण है। मूंगफली में सुइयां बनने की क्रिया पैगिंग कहलाती है, जो कि 55 दिन बाद आती है। और क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई के लिए। सिंचाई की विधि चेक बेसिन, क्यारी विधि है। पैगिंग, पॉपिंग क्या होता है? कैल्शियम की कमी से मूंगफली में दाने नहीं बनते, उपचार के लिए जिप्सम का यूज करते हैं 250 kg पर हेक्टेयर। मैंने एक चीज बताई, जिप्सम से अपने को मिलेगा कैल्शियम, और कैल्शियम जो अपना है वो पॉड या फली बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे अगर कैल्शियम की कमी हो गई, जिप्सम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी हो गई, सीधा सा अपन कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। और कैल्शियम की कमी हो गई तो पॉड बनाने के लिए था, तो पॉड अपने बढ़ेंगे नहीं, खाली रह जाएंगे, पोगिंग हो जाएगा। खाली मूंगफली होती है जिसको फोड़ते हैं, फंस की आवाज आती है, हवा रहती है, उसको बोलते हैं पोगिंग। कैल्शियम की कमी मूंगफली में दाने नहीं बनते, खाली रह जाती है, पोगिंग होती है। और पैगिंग क्या होता है? सुइयों का बनना, जो कि क्रिटिकल स्टेज है। कब आती है? डे ऑफ सोइंग 50, ठीक है, 50 से 55 दिन बाद। खरपतवार, वीड मैनेजमेंट का टॉपिक था। बुआई से पहले PPI जो है फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन इसका ट्रेड नेम है, 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर, 500 ग्राम से 1 किलो पर हेक्टेयर यूज करेंगे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, वीड मैनेजमेंट के लिए। कौन सा? बुआई से पहले फ्लूक्लोरिन। अब बात करते हैं, बुआई से पहले भूल गए थे, अंकुरण हो गया, जर्मिनेट हो गई, अब बड़ी हो गई और बहुत लंबे क्षेत्रफल में, तो गोज अपन करवा सकते नहीं, निनाण अपन करवा नहीं सकते। 350 रुपए लेते हैं मजदूर और 5 बजे ही भग जाते हैं, 4:30 बजे चाय पी के। तो अपने को क्या चाहिए? एला क्लोर लाएंगे, लासो दुकान से जाएंगे, एला क्लोर और लासो नेट्राफेन लाएंगे, जिसका नाम है ट्रेड नेम, दुकान पे आपको मिलेगी टॉक E25 के नाम से। ये याद रहना चाहिए, मजाक में नहीं लेना इन चीजों को, ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है। बात करते हैं अंकुरण के बाद में क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं। तो अंकुरण के बाद में इमेजाथापिर परशूट के नाम से आपको मिलेगी, 10% इसका यूज कर सकते हैं, 100 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर पानी में डाल के स्प्रे अपन कर सकते हैं। 3 खरपतवार वीड मैनेजमेंट के लिए 3। अब देखो अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। मूंगफली की ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आता है 20 नंबर का, उसमें आएगा 3 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आएगा मूंगफली की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। सबसे पहले हेडिंग डाल के अच्छे अच्छे शब्दों में इसका अन्य नाम, इंग्लिश नाम, सामान्य नाम और बोटनिकल नेम लिखना है। नीचे 2 लाइन छोड़ के फैमिली लिखनी है, ओरिजिन लिखना है, क्रोमोसोम नंबर लिखना है। फिर इसका मुख्य मुख्य जो बातें मैंने बताई थी, इतना % इसमें प्रोटीन, इतना % तेल, कैल्शियम पैगिंग के लिए, सल्फर तेल व उसके प्रोटीन के निर्माण के लिए, फलाना ढिमका लिख के फिर आपको लिखना है इसकी जलवायु। जलवायु में आपको लिखना उष्ण कटिबंधीय खरपतवार जो खरीफ की फसल है तो शॉर्ट डे है, C3 है, स्वपरागित है। फिर आपको उसके बाद भी लिखना है सोइल, लोमी, ठीक है। सोइल आपने लिख दिया, क्लाइमेट आपने लिख दिया, खरीफ की है तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इसको क्लाइमेट चाहिए। फिर आप वेराइटीज लिखोगे, फिर आप इसका वीड मैनेजमेंट का टॉपिक हेडिंग डालोगे, इसमें डालोगे खरपतवार के लिए अपन निम्न विधियां यूज करते हैं। पहली आएगी उखाड़ कर, वो चीजें आपको आनी चाहिए बेसिक क्लियर, क्योंकि सेकंड ईयर को पढ़ा रहा हूँ ना कि 11th 12th को, तो मैं आपको हेडिंग से यहाँ पे बताऊंगा, आपकी जो मेन लाइन्स है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 3 क्लासेस शॉर्ट में लो, वही 25 मिनट में काम खत्म। 8 क्लासों में तो मैंने 32 टॉपिक करवा दिए, ऐसा नहीं। 8 क्लास का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा 20 घंटे, ऐसा नहीं 25-25 मिनट की 4 घंटे में पूरी कोर्स ही कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले फ्लूकोलोरिन या बेसलिन ट्रेड नेम है, अंकुरण से पहले जो है एलाक्लोर है, अंकुरण के बाद इमेजाथापिर है। नेक्स्ट बात करते हैं रोग की। मूंगफली के अंदर रोग कौन कौन से होते हैं। पहला है कॉलर रॉट, एस्परजिलस नाइजस कवक से होता है। इसमें मूंगफली में जो हानिकारक रसायन था वो कौन सा था, एफ्लाटॉक्सिन, नाइजेरिया वो भी फ्लेविस कवक था, उससे हो रहा था, ठीक है। कॉलर रोट रोग है, एस्परजिलस नाइजेरिया कवक से होता है। इसे जड़ गलन और काली जड़ बीमारी भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थायरम या एग्रोसेन या GN 22 0.2 का यूज करते हैं। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं मैं। टिक्का रोग सबसे महत्वपूर्ण आज तक का, 9th क्लास से पूछने लगते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा भी पूछा गया है। जैसे कि धान का खेरा रोग फेमस है, वैसे मूंगफली का टिक्का रोग फेमस है। अगेती झुलसा अगर है तो सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, अगेती ए अरेची, सर्कोस्पोरा तो याद रहेगा। पछेती अगर है सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा। रोग के लक्षण नीचे के पत्तों में फैलना चालू होते हैं, जो कभी कभी संपूर्ण पौधे को घेर लेता है। पत्तों पर भूरे रंग के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं रस्ट के समान, ठीक है। नेक्स्ट रोग है मुरझान या विल्ट रोग, कवक से होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीपियम, चने में भी यही है। उकठा रोग के लिए फ्यूजेरियम ऑक्सीपियम कवक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक, और इसके लिए सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका, ठीक है। इसके बाद है रोजेट, ये होता है CO वायरस के द्वारा। रोजेट रोग जो मूंगफली का वायरस के द्वारा है। बाकी 3 रोग है, तीनों कवक जनित रोग है। पहला कौन सा, एस्परजिलस नाइजर कॉलर रॉट। सेकंड आपका टिक्का में अगेती और पछेती, अगेती है एरेचिडिकोला, पछेती है सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा, मुरझान है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। बर्ड नेक्रोसिस, ये बीमारी मोइला द्वारा फैलती है, ट्राइकोडोमारा द्वारा इसका नियंत्रण करते हैं। बात करते हैं कीट की, तो लीफ माइनर है। सेकंड नंबर पे कीट जो अपना है इसमें वो है सफेद लट। कौन सा है, सफेद लट, जो यहाँ पे देख सकते हो, दीमक, सफेद लट, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। क्या नाम है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया, बहुत महत्वपूर्ण नाम, बच्चे को याद होना चाहिए। एग्जामिनर जो आएगा ना आपके वो यही पूछेगा, सफेद लट का नाम बता बेटा, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। सफेद लट सभी खरीफ वाली फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और इसके लिए डेंटोसू बहुत महंगी दवा आती है। डेंटोसू बीज उपचार जब करते हैं, याद देखा होगा आपने, डेंटोसू लाते हैं, सारे लाते हैं, ठीक है। डेंटोसू से और फोरेट का छिड़काव। नेक्स्ट है दीमक, ओडेंटोटर्मिस अबेसस, दीमक का नाम ओडेंटोटर्मिस अबेसस। दीमक सर्वभक्षी कीट, सब कुछ खा जाती है। क्लोरोपायरिफोस इसके लिए यूज करते हैं, बस सिंचाई करने से भी दीमक का और सफेद लट का नियंत्रण होता है। लाल भुंडली, ये इसका नेक्स्ट कीट है। उपज इसकी देखते हैं, अपना लास्ट पॉइंट था हार्वेस्टिंग एंड इल्ड सिलेबस के अंदर। तो गुच्छेदार जो किस्में हैं आपकी बंच टाइप है, उनसे 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, और जो फैलने स्प्रूटिंग टाइप है उनमें से 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। दाना छिलका का अनुपात जो सेलिंग % है वो 70 होता है, 30% छिलका और 70। 100 किलो मूंगफली है, उसको आप छिलवा कर तुलवाओगे ना तो 30 किलो तो उसमें छिलका ही निकल जाला, 70 किलो आपके मूंगफली उसमें निकलेगी। अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के दानों में विषैला तत्व है, जो एस्परजिलस फ्लेविस कवक से फैलता है और अधिक नमी पर भंडारित करते हैं तब होते हैं। अगर 8% से कम नमी पे आप मूंगफली के बीजों को भंडारित करते हो तो आपके एस्परजिलस फ्लेविस कवक है वो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा भाई साहब, तो एफ्लाटॉक्सिन बनेगा नहीं। एफ्लाटॉक्सिन नहीं बनेगा तो मूंगफली की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं सबके सही से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा सेशन आपने। ये आपके 50% सिलेबस, 50 तो नहीं 48% सिलेबस कंप्लीट होता है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। बाकी क्लासेस को शेयर करते रहना। नेक्स्ट कौन सा है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।